नई कहानियां। एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कथा प्रस्तुत है। तुम मिलने क्यों नहीं आए? बहुत लंबे समय के बाद जब उसका संदेश आया तो मेरी भावनाओं ने तो उछलना कूदना ही था, लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा था कि उसको मेरा ईमेल एड्रेस कहां से मिल गया था। मेरे दिल में एक उमंग सी उठी और मेरा दिमाग, तन और मन मुझे एक बार फिर से कॉलेज के दिनों में ले गए। उन दिनों वो एक प्राइवेट कॉलेज से बीए की पढ़ाई करके आई थी। उसने मेरे साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में एमए करने के लिए दाखिला लिया था। क्लास में बैठी बैठी वो मुझे कई बार देखती थी और मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था। बहुत दिनों तक यही सिलसिला जारी रहा, लेकिन बोलचाल का कोई मौका ही नहीं मिला। बहुत बार मेरा दिल करता था कि मैं उसके बारे में और भी मालूम करूं, ताकि मुझे मालूम हो कि सच में उसके मन में क्या था। साथ ही साथ मैं यह भी सोचता था कि अगर मैं उसके बारे में जानकारी लूंगा तो वो कहीं मुझे गलत ही ना समझने लगे। लेकिन उसकी आंखों और मुझे देखने वाली नजर ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया था कि मैं हर समय सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता था। वो जब अन्य लड़कियों के साथ भी होती थी तब भी वो उनसे अलग ही दिखती थी। हालांकि हम दोनों का दाखिला उस कॉलेज में एक ही दिन हुआ था, लेकिन उसने उस कॉलेज में कुछ ही दिनों में मुझसे ज्यादा लोगों से जान पहचान बना ली थी। वो प्रोफेसर लोगों के साथ भी इस तरह से बात करती थी जैसे कि वो भी एक प्रोफेसर हो और उनके साथ ही उस कॉलेज में पढ़ाती हो। और एक मैं था जिसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी जो उस लड़की से बात तक कर सके। लेकिन मैं इतना तो जरूर महसूस करता था कि वो मेरे अंदर की हलचल को जानती थी और फिर भी यही कोशिश करती रहती थी कि मैं ही पहल करूं। मुझे उससे कभी अकेले में मिलने का मौका ही नहीं मिला और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए सबके सामने उससे बात करने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उस वर्ष भी हमारा कॉलेज हर वर्ष होने वाले यूथ फेस्टिवल के लिए चुना गया। उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। बहुत से लोग उसके लिए अपना अपना योगदान देने लगे। मैंने उस लड़की को डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखा तो मालूम चला कि वो नाच में बहुत ही माहिर थी। दूसरी तरफ मेरे गंभीर स्वभाव के कारण मेरे ज्यादा दोस्त ही नहीं थे। सिर्फ एक मंजीत था जो दूसरे विभाग से था, मेरा अच्छा दोस्त था। मैं अक्सर उससे बातें कर लेता था। उसने मुझे बताया, तेरे क्लास की लड़की निम्मी मेरे साथ ड्रामा की हीरोइन है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने तो उसको नाच का अभ्यास करते हुए देखा है। अरे यार, वो तो हर चीज में ही सबसे आगे है। क्लास में नोट्स भी सबसे पहले ही तैयार कर लेती है। मैंने हैरानी दिखाते हुए कहा, हाँ अच्छा ये बता, तू यूथ फेस्टिवल में भाग क्यों नहीं ले रहा है? मैंने कहा, मैं क्या करूंगा यार, तू तो कमाल का गाना गाता है, फिर भी तू पूछ रहा है कि तू क्या कर सकता है। मंजीत ने मेरी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, अगर तू कह रहा है तो फिर मैं भी कोशिश करके देख लेता हूं। कोशिश क्या करनी है, बस समझ ले तेरा काम हो गया। मैं तुरंत ही प्रोग्राम के इंचार्ज से बात कर लेता हूं। दूसरे दिन ही मैं अभ्यास के लिए मंजीत के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो वो निम्मी मुझे सामने ही खड़ी हुई दिखी। वो हमें देखते ही हमारी तरफ आ गई। मंजीत ने निम्मी से बात करते हुए बहाने से मेरा परिचय करवा दिया। ये मेरा दोस्त है, तेरी क्लास में पढ़ता है, तुम इसको जानती ही हो शायद।
जी जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से। कहने के साथ ही वो अपनी चमकती आंखों से मेरी आंखों में देखने लगी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि कभी भी किसी लड़की ने इस तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात नहीं की थी। वो बोली, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यूथ फेस्टिवल में गाना गाएगा। अच्छा जी, तो ये गा भी लेते हैं? निम्मी की आंखों में हैरानी थी। मैं तो सोचती थी कि ये तो शायद बोल भी नहीं सकते हैं। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। मौके दिए नहीं जाते हैं, मौके तो बनाए जाते हैं, वो हंसते हुए बोली। तभी मंजीत ने बीच में ही कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों अपने अपने गिले शिकवे इस मौके पर अब पूरे कर लो। मैं जरा प्रोफेसर जोशी को मिलकर आता हूं। मंजीत के जाने के बाद मुझे फिर से कुछ नहीं सूझा कि अब आगे निम्मी से क्या बात करूं। तभी उसने फिर से बात शुरू कर दी, आपके गांव का नाम क्या है? मनसापुर। हमारे गांव के विपरीत दिशा में है। मैंने उसको हंसाने के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे विपरीत नहीं हूं, ये तो मैं जानती हूं। आज पहली बार मिले हैं, चलो कैंटीन में चलकर चाय पी लेते हैं साथ साथ। आज तो नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे रिहर्सल का समय होने वाला है। कल किसी समय हाजिर हो जाऊंगी। कल को हम दोनों 11 बजे खाली होंगे, क्योंकि कल प्रोफेसर गिल नहीं आएंगे, वो छुट्टी पर हैं। तो ठीक है, कल मिलेंगे और चाय भी पियेंगे। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो उसने भी उसकी मुस्कुराहट बिखेर दी। वो अपने रिहर्सल में भाग लेने के लिए चली गई, लेकिन मैं तो उससे बात करके ही बहुत खुश हो गया था। दूसरे दिन मैं मुलाकात के समय की प्रतीक्षा करने लगा। जब वो आई तो मुझे वो अन्य दिनों से ज्यादा सजी संवरी दिखी। उसने नेवी ब्लू कलर का सूट और कानों में हल्के से टॉप्स पहन रखे थे, लेकिन उसने क्लास में मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। मैंने एक दो बार उससे नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने प्रयास करना छोड़ दिया। करीब 11:15 बजे मैं कैंटीन के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके इंतजार में इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर में वो अपनी किताबों को सीने से लगाई आती हुई दिखी। मैंने कैंटीन वाले को निम्मो के मेरे पास आने से पहले ही कह दिया, 4 समोसे और 2 कप चाय तैयार कर दो जल्दी से। कैंटीन वाले ने निम्मी को देखकर एक फर्क अंदाज से कहा, लो जी अभी लो। वो कैंटीन में एक कोने के टेबल पर बैठ गई और मैं भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इस बार मैंने ही बात शुरू की, आज तुम क्लास में मेरे से नजर क्यों नहीं मिला रही थी? अब जब हमारी नजरें स्पष्ट रूप से आमने सामने हो गई हैं, तो फिर उस तरह देखने का क्या फायदा? वो मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब तुम चाहती थी कि तुम आमने सामने मुझसे नजरें मिलाओगी? अब जो समझना है समझ लो। और अब हमारे इम्तिहान भी तो पास आ रहे हैं, अब पढ़ाई की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। मन तो किया कि उससे पूछ लूं कि वो पढ़ाई के बारे में कब से इतनी गंभीर हो गई थी, लेकिन मैं पहली मुलाकात होने के कारण अपनी सीमा को पार नहीं करना चाहता था। उस दिन के बाद हम लोग अक्सर ही मिलने लगे, बिना किसी झिझक के। कॉलेज में हमारे बारे में थोड़े बहुत चर्चे भी होने लगे, लेकिन इन बातों से बेखबर हम दोनों ने अपनी दोस्ती या मोहब्बत जारी रखी। दोस्ती इसलिए कि हम जब भी मिलते थे एक सीमा के अंदर रहकर ही बातें करते थे। वो तो क्या आगे बढ़ती, लेकिन मैं भी शिष्टाचार को पकड़े बैठा रहा। इस तरह हमारा एमए का पहला वर्ष पूरा हो गया। जब परिणाम आया तो उसके अंक मुझसे ज्यादा थे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मुझे निम्मी में और खुद में कोई अंतर नहीं दिखता था। तब तक तो मैं उसके साथ बातें करते समय तुम से तू पर आ गया था। जब मैंने पहली बार उसको तू कहा था तो शायद उसको भी बहुत अच्छा लगा था, और उसने कहा था,
अब तुम्हारी बातों में से अपनेपन की महक आती है। इसका मतलब साल भर से मैं अजनबी था? नहीं, मेरा कहने का भाव है कि हम दोनों पहले से ज्यादा करीब आ गए। अच्छा, लेकिन तू तो अभी तक मुझे आप या तुम ही कहती हो। हमारी सभ्यता में यही अच्छा लगता है। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को थोड़ा तो ऊपर रखना ही चाहती हूं मैं भी। और मैं तो तुम्हें कभी तू नहीं कह पाऊंगी। उसका साथ मिलने के कारण मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया था। कॉलेज के लड़कों में मेरा भी कुछ रुतबा सा हो गया था। इस कारण मैंने पढ़ाई भी कुछ ज्यादा मन लगाकर करनी शुरू कर दी थी। हम कई बार दूसरे कॉलेजों में यूथ फेस्टिवलों या अन्य कार्यक्रमों में भी एक साथ ही गए। हम कॉलेज के टूर पर भी साथ ही गए, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कुछ दूरी ही रहती थी। लेकिन फिर एक दिन बस वालों की हड़ताल के कारण सिर्फ कोई कोई मिनी बस ही चल रही थी। पहले तो वो कॉलेज की छुट्टी होते ही तुरंत बस अड्डे पर पहुंच जाती थी। मैं उसको थोड़ी देर रुकने को भी कहता था तो वो रुकती नहीं थी। लेकिन उस दिन उसने अपने आप ही कहा, आओ कॉलेज के पास वाले आम के बाग में घुमाते हैं। जरूर जरूर। मैं तो हमेशा से ही इस तरह के मौके खोजता रहता था कि कब हम एक साथ कहीं जाएं। उस दिन तो मौसम भी बहुत सुहाना था। सूरज और बादल आपस में जैसे लुका छिपी खेल रहे थे। मेरा भी मन निम्मी के साथ खेलने को होने लगा, लेकिन एक दायरे के अंदर ही। बाग तक पहुंचते पहुंचते बादल जीत गए और सूरज गायब हो गया था। वो मेरी हमदर्द होकर मेरे साथ साथ चल रही थी। बाग में तो बाहर से कुछ ज्यादा ही अंधेरा सा था, या यूं कहें कि रोशनी कम थी। सुनसान बाग था। शायद माली भी बादलों से घबराकर अपनी झुग्गी में जाकर छुप गया था। तभी अचानक जोर की बिजली चमकी और एक भयंकर गर्जना हुई। निम्मी डरकर मुझसे लिपट गई। मैंने भी उसके वजूद को अपनी बाहों में छुपा लिया। हम दोनों पहली बार एक दूसरे के इतना करीब थे और वह एक अनूठा ही अनुभव था। मन सीमा को पार करने को कहने लगा, लेकिन वो भी जल्दी ही संभल गई और हम अलग हो गए। वो आने वाले इम्तिहानों की बात करने लगी। वो जानती थी कि कॉलेज के बाद हमारा मिलना मुश्किल हो जाने वाला था। तभी वो बोली, कॉलेज के बाद क्या प्रोग्राम है? ये तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन मैं हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। ओह, उसके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। वो थोड़ा सा रूठ कर बोली, तो फिर कब सोचोगे? मैंने पहली बार बिना झिझक के उसका हाथ थाम लिया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मौका आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने तुरंत ही अपने दुपट्टे से अपने सर को ढक लिया। मुझे लगा कि उसका हुस्न दोगुना हो गया था। वो बरसात से डरकर बोली, लगता है बहुत तेज बरसात आएगी, चलो बारिश आने से पहले कॉलेज पहुंच जाए। मेरा मन तो कर रहा था कि बारिश में खुद तो भीगी जाऊं, उसको भी अपने साथ ही भिगा लूं, पर मजबूरी थी, इसलिए हम दोनों कॉलेज की तरफ चलने लगे। एमए फाइनल में निम्मी के पूरी क्लास में सबसे अधिक अंक आए थे। कॉलेज के आखिरी दिन जब वो मुझे मिली, उसने कहा, अगर घर के लोग मान जाए तो मेरा इरादा पीएचडी करने का है। मैंने कहा, जब एमए करवा दिया है तो पीएचडी से क्यों रोकेंगे? तुम जानते नहीं हो जाट लोगों के स्वभाव को। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक ही ना जाने क्या हो गया। मैं एकदम सहम सा गया। वो मुझसे ज्यादा अंक लाती थी, पर तब भी मुझे कभी हीन भावना का आभास नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जैसे मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया और बहुत ही घबरा गया। मुझे तो मालूम नहीं था कि वो एक जमींदार घराने की बेटी थी। मैं उसकी बात सुनकर जैसे एकदम सुन्न हो गया और मुझे कुछ भी नहीं सूझा।
पहली बार मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। तुम ज्यादा ही उदास हो गए हो शायद, उसने कहा। हम जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए फिर मिलेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा और वो देखते ही देखते उसके गांव जाने वाली बस में बैठ गई और बस चल पड़ी। धर्म तो हम दोनों का एक ही था, लेकिन शायद जाति में कुछ ऊंच नीच जरूर थी। मुझे हीन भावना ने पूरी तरह से दबोच लिया था। मैं उसकी जाति से भयभीत हो गया था। मैं मिस्त्री बिरादरी से था, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे अपनी मिस्त्री बिरादरी छोटी लगने लगी। उसके साथ जीवन बिताने का सपना मैंने त्याग ही दिया और अपने दिल को भी समझाने लग गया। उसने मुझे बहुत से संदेश भेजे, लेकिन मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसके सामने जाने की मेरी जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाद में मैं जालंधर में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। निम्मो का विवाह एक आर्मी अफसर के साथ हो गया। ना चाहते हुए भी मैं बहुत समय तक उसको भुलाने की कोशिश ही करता रहा और कुछ हद तक सफल भी हो गया। लेकिन आज उसकी ईमेल के 2 शब्दों ने मुझे फिर से चक्कर में डाल दिया। मैंने भी डरते डरते उसकी ईमेल का जवाब दे ही दिया। उसने अगली ईमेल में मुझे एक तारीख बताई और उसको उसके गांव में मिलने को कहा। खैर, दी गई तारीख को मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके गांव की तरफ चल दिया। मेरे मोटरसाइकिल से मेरे विचारों की रफ्तार ज्यादा थी। मैं सोचने लगा कि वो शायद अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी और इसीलिए उसने मुझे बुलाया था। शायद विवाह के बाद भी मुझे भूली नहीं थी। मेरे दिमाग में ऐसे बहुत से बेतुके विचार आने लगे। आखिर में उसके गांव पहुंच ही गया। मैं खोजने लगा कि किससे निम्मी के घर के बारे में मालूम करूं। तभी मैंने एक कमजोर से बुजुर्ग व्यक्ति को सामने से आते देखा। मैंने मोटरसाइकिल रोककर उनसे पूछा, बाबा जी, यहाँ पर निम्मी का घर कहाँ है? बेटा, कौन सी निम्मी? सैनी परिवार की या प्रधान परिवार की निम्मी? बाबा जी ने मुझे फिर से जाति के दलदल में फंसाते हुए पूछा। बाबा जी, जाटों की निम्मी। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। अच्छा अच्छा, जमींदारों की निम्मी की बात कर रहा है तू? उनका घर उधर है। ये कहकर वो बाबा मेरी मोटरसाइकिल में मेरे पीछे ही बैठ गया। एक बड़ी सी कोठी के सामने उसने मुझे रुकने को कहा। रोक ले, यही है जमींदारों की कोठी। बाबा तो ये कहकर चला गया, लेकिन कोठी का बहुत बड़ा सा लोहे का गेट मुझे घूर रहा था। मोटरसाइकिल खड़ी करके मैंने गेट पर लगी हुई घंटी बजा दी। जिस औरत ने गेट खोला, उसके कपड़ों से ही मुझे लगा कि वो शायद घर में काम करने वाली नौकरानी थी। आ जाओ, ये कहकर वो मुझे बरामदे की तरफ ले गई और फिर एक बड़े से कमरे में ले गई। मुझे सामने एक सोफे पर निम्मी बैठी दिखी। उसका शरीर मुझे पहले से कुछ ज्यादा भरा भरा सा लगा। वो उठकर मेरी तरफ आई। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसे याद किया? उसको याद क्या करना जो बिना जंग लड़े ही हार मानकर बैठ गया हो, उसने बहुत ही साफ शब्दों में कहा। अचानक ही तुम्हारा ईमेल एड्रेस मंजीत से मिल गया तो कहीं जाकर तुम्हारी याद आ गई। मैं तो उसके मुंह की तरफ ही देखता रह गया, क्योंकि तो कहीं जाकर शब्दों ने मुझे बहुत तकलीफ दे दी थी। मैं हैरान भी था कि निम्मी को मेरे जंग न लड़ने का कारण कैसे मालूम चल गया था। फिर भी मैंने बात बदलते हुए कहा, तेरा पति देव नहीं आया है? वो सरकारी काम से 2 हफ्तों के लिए बाहर गए। तभी एक ढलती उम्र के एक ऊंचे लंबे बुजुर्ग ने कमरे में प्रवेश किया। ये मेरे डैडी हैं। डैडी जी, ये वो, अच्छा, जिसके बारे में तू अक्सर बात किया करती थी। बुजुर्ग ने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, आप शादी में नहीं आए,
निम्मी के साथ पढ़ने वाले तो सभी लड़के लड़कियां आए थे शादी में। मैंने झूठ बोल दिया, मुझे शादी का कार्ड देरी से मिला था। चल कोई बात नहीं निम्मी बेटी, इनको अपनी शादी की एल्बम तो दिखा दे, फोटो देखने से ही आधा विवाह देखा जैसा हो जाएगा। कहने के साथ ही उसके डैडी हल्के से हंस दिए। तस्वीरें देखते हुए मेरी नजर सबसे पहले निम्मी के पति पर पड़ी। वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही पर्सनालिटी वाला और नेक इंसान दिख रहा है आपका दामाद, मैंने कहा। हाँ जी, बहुत ही साधु लड़का है, लेकिन हमारी भी एक ही शर्त थी कि लड़का सीधा, पढ़ा लिखा और धर्म में श्रद्धा रखने वाला होना चाहिए। बाकी जात पात पर तो हम यकीन करते ही नहीं है। फिर क्या ये जो दामाद, ये भी हमारी तुम्हारी तरह ही भगवान का बंदा है जी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसका अंतिम नाम सग्गू है। सग्गू तो नीचे के लोग, मेरा मतलब रामगढ़िया जाति के। हाँ हाँ, जस्सा सिंह रामगढ़िया जैसे बहादुर वीर की बिरादरी से है। मैं हैरान था कि एक जमींदार जाट ने अपनी बेटी की शादी सग्गू जाति के रामगढ़िया लड़के से कर दी थी। मेरी तो जैसे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई थी। उसके डैडी ने कहा, मुझे पंचायत में जाना है, तुम दोनों बैठकर बातें करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। उसके डैडी को देखकर और उनकी उदारता को जानकर मैं तो पूरी तरह से ही खंडित हो गया था, क्योंकि मैंने तो जाटों के बारे में यही सोच रखा था कि वो बहुत ही क्रूर और हिंसक होते थे और दूसरी जाति के लड़के से अगर उनकी लड़की प्रेम करने लगे तो वो लड़के और लड़की दोनों को ही मार देते थे। तभी निम्मी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा ही परेशान करता रहता है। मुझ में क्या कमी थी कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया और फिर कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की? मैं उसको कैसे समझाता कि मैं तो उसको किसी देवी की तरह ही पूजता था। कमी तो मुझ में ही थी, जो अपनी ही जाति की हीन भावना से घिर गया था। मैंने सच कह दिया, मैं तेरी ऊंची जाति से डर गया था। वो कुछ सोचकर बोली, मेरी जाति से या अपनी हीन भावना से? पढ़ लिख कर भी अगर लोग जातियों से ना निकले तो इस पढ़ाई का क्या लाभ है? दरअसल एक बार मुझसे बात तो करके देख लेते हैं। सब मनुष्य का पिता तो एक ही है, लेकिन फिर भी नामालूम क्यों तुम्हारे जैसे लोग इंसान को इंसान से अलग कर देते हैं। इंसान की खूबियां और उसके अच्छे और बुरे कर्म ही उसकी जाति होते हैं। उसकी बातें कड़वी तो बहुत थी, पर थी बिल्कुल सच्ची। मैं और भी शर्मिंदा होने लगा। मेरे पास उसके सवालों का कोई भी उत्तर नहीं था। मैं पश्चाताप की आग में झुलसने लगा था। मैं उठकर खड़ा हो गया। अपनी जेब से मोटरसाइकिल की चाबियां निकालते हुए मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अब इन बातों का क्या फायदा? मैंने खुद ही अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर लिया। काश मैं ये समझ जाता कि मैं एक एमए पास पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान हूं और मेरा भी बात करने का अधिकार है, तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे साथ बैठा होता। मैं बाहर जाने लगा और आंखों में आंसू लिए निम्मी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। वो मुझे गेट तक छोड़ने आई। मैं सोच रहा था कि एक क्षण की हीन भावना कैसे एक इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।